हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? AS5 पढ़ा? कुछ आया कुछ AS5 या नहीं? AS5 क्या था? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रायर पीरियड आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन पॉलिसीज। ये है AS5। AS5 में मैंने क्या क्या पढ़ा था कि हम पहली बात तो हम AS पढ़ क्यों रहे थे? हे भगवान, ये तो कुछ याद ही नहीं। ये AS पढ़ क्यों रहे थे? क्योंकि हो तो ये रहा था कि जो P&L अकाउंट है उसके अंदर सभी प्रकार के प्रॉफिट्स को, सभी प्रकार की सेल को एक ही जगह जोड़ देते थे, जिससे डिसीजन मेकर डिसीजन ही नहीं ले पाता था कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट किस वजह से कमाया। इसलिए हमने कहा इस प्रॉफिट में कई चीजें इंक्लूड है। एक तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशंस। कई चीजें इंक्लूड है। हर एक के प्रॉफिट अलग अलग दिखाए जाने चाहिए। कैसे दिखाए जाने चाहिए, यह मुद्दा था। तो सबसे पहले तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी शुरू हो गई थी। ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो आपकी प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है, प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है, उसे ऑर्डिनरी एक्टिविटी कहते हैं। उस पर्दे को नीचे करना, क्लियर नजर आ जाएगा। उसे ऑर्डिनरी एक्टिविटी आ गई। अब ऑर्डिनरी एक्टिविटी के बाद हमने स्टार्ट किया कि कुछ एक्टिविटीज ऑर्डिनरी हैं पर उनको हमें सेपरेट ही डिस्क्लोज करना चाहिए, अमाउंट कोई मैटर नहीं करती। जिसमें मैंने कौन सा चेंज किया? एक तो बताना, लेजिस्लेटिव चेंजेस, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, लिटिगेशन सेटलमेंट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू तक स्टॉक आ जाना, कोई भी चोरी हो जाना, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। आधे लोग तो ना जो ये फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट लॉस है उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने लग जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। इरेगुलर कह सकते हो आप इसे, इरेगुलर। मेरी बात समझ में आ गई? एग्जाम में क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस हैं। प्रॉफिट ऑन लोन ऑफ फिक्स एसेट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है? नहीं, ऑर्डिनरी आइटम है, इरेगुलर ऑर्डिनरी है। मेरी बात समझ में आई? अब इसके बाद मैंने आपको बताया था PPI क्या होता है, प्रायर पीरियड आइटम। ऐसे खर्चे या फिर इनकम करंट ईयर में बनते हैं जो पिछले साल की, एक साल या कई सालों की भूल, ओमिशन और एरर की वजह से होते हैं। ये एरर मैथमेटिकल एरर हो सकती है, अकाउंटिंग पॉलिसी को लगाने में एरर हो सकती है, कुछ भी एरर हो सकती है। इसमें मैंने एग्जांपल भी दिए थे। रेंट पिछले टाइम से बढ़ा दिया गया, दैट इज नॉट एरर, ये PPI नहीं है। ओके, ये तो ऑर्डिनरी आइटम बन जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? चलो, आज मुझे आपको बताना है एक तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एक चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में बताऊं तो ये अचानक होने वाली आइटम है। अचानक, जो बार बार, कभी भी बार बार क्या, रेयर ही होती है। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट है, ये तो इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब 2-3 साल में एक आधी बार कभी ना कभी हो ही जाता है। लेकिन ये तो अचानक होने वाली इनकम है जो 2-3 साल नहीं, हो सकता है पूरे बिजनेस की जिंदगी में 1-2 बार हो, पूरे बिजनेस की जिंदगी में। ये बार बार नहीं होते, नोट अकर रेगुलरली। ये रेगुलरली तो होते ही नहीं है, अचानक हो जाने वाली इनकम और खर्चे होते हैं। इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं, अचानक हो जाने वाली। अभी मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा इसकी। अचानक हो जाने वाले इनकम या खर्चे, इरेगुलर आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है। जैसे अर्थक्वेक का आ जाना, एकदम अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग गिर गई, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने हमें पैसे दिए।
तो अर्थक्वेक कोई रोज रोज आता है क्या? आपने सुना अपनी लाइफ में अभी तक अर्थक्वेक आया हो और यहां पानीपत में बिल्डिंगें गिर गई हो, पैसे दिए हो गवर्नमेंट ने ना? ऐसा कोई रोज रोज थोड़ी ना होता है। ये तो होगा जन्मों में कभी बाढ़ का आ जाना। मुझे लगता है जब से मैं पैदा हुआ मैंने तो पहली बार सुना अब की बार पंजाब में इतनी बाढ़ आई। मैंने ही नहीं सुना, आपने कहां से सुना होगा? मेरी बात समझ में आई? तो ये कोई रोज के काम नहीं है, अचानक होने वाले। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, अब हेलीकॉप्टर रोज रोज क्रैश होते? मेरी बात समझ में आई है? तो अचानक हो जाने वाली इनकम और एक्सपेंस है, मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा अभी। और अकाउंटिंग एस्टिमेशन, अकाउंट करते टाइम बहुत सारे अनुमान लगाने पड़ते हैं। जैसे मैं बताऊं, मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है तो मुझे लाइफ का अनुमान लगाना होगा कि मेरी मशीन की लाइफ 10 साल है, 12 साल है। मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है तो मशीन की लाइफ का अनुमान लगाना होगा, और ये अनुमान चेंज होते रहते हैं। इसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? और बताता हूं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मुझे इस साल कितना प्रोविजन बनाना है, यह मेरे अनुमान पे तो आधारित है। मुझे ऐसा लगता है 5% लोग मेरा पैसा नहीं देंगे तो 5% प्रोविजन। अगले साल मुझे लगता है 2% पैसा नहीं देंगे तो 2% प्रोविजन। यह मेरे अनुमान पर आधारित है। मेरी बात समझ में आ गई? ये अकाउंटिंग एस्टिमेशन का मीनिंग समझ में आया? मैं ना आपको एक एग्जांपल के जरिए वैसे समझाने की कोशिश करूं। देखो, एक स्टॉक है, स्टॉक के बारे में मैं तुम्हें दिखाता हूं, आपको ना पता चलेगा ये ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, प्रायर पीरियड आप खुद ही बता देंगे। देखो, हुआ यूं, ये साल है 2025। 2024 में जब मैं स्टॉक की वैल्यू कर रहा था, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ बैठा। बताओ ये क्या बना? पीपीआई। लास्ट ईयर की मिस्टेक हुई, इस साल क्या बनेगी? ये पीपीआई। इसका डिस्क्लोजर कैसा करना पड़ेगा? सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और इस तरह से दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट पे इंपैक्ट नजर आए। क्लियर? चलो मैं और बताता हूं इसी स्टॉक के ऊपर ही। मैं आज स्टॉक की वैल्यू कर रहा था, मेरा एक स्टॉक तो 100 रुपए वाला, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 80 रह गई है। एक कोस्ट 1000 रुपए वाला, उसकी 1200 है। मैंने स्टॉक में इकट्ठा जोड़ के दिखा दिया, 100 प्लस 80, 100 प्लस 1000 नहीं, इस वाले स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? 80, और इस वाले स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? 1000, विच एवर इज लेस। मैंने इकट्ठा दिखा दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं। क्यों? ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, पर इसके सेपरेट डिस्क्लोजर होंगे क्योंकि आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? मैं और डिस्कशन करता हूं। हुआ यूं, मैं हाँ, फिर तो कंबाइंड कर सकते थे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे अलग करके दिखाना है। अगली बात समझो, ये तो पिछला साल था, मैंने इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी रखी थी? 80। ये इस साल भी बिका नहीं, मान लो ये 2025 था। 2025 के अंदर मुझे अपने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वहां दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक 1000 का अलग, 80 का अलग, 1080। ऑर्डिनरी एक्टिविटी बट मार्केट वैल्यू चेंज। ये वाला स्टॉक ना बिका नहीं इस साल, अगला साल आ गया, अगला साल आ गया। 2026 में भी ये स्टॉक पड़ा होगा मेरे पास, हाँ या ना? 2026 में कॉस्ट तो आपको पता ही है 100 है इसी वाले सामान की। भाई उस साल नहीं बिका तो अगले साल पड़ा होगा ना वो सामान, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मुझे अब 60 रुपए लगती है। ऑर्डिनरी एक्टिविटी तो कहता है इसे अलग अलग दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, 60 रुपए को अलग दिखाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ, पहले 80 थी अब 60 हो गई। चेंज इन अकाउंटिंग
एस्टिमेशन। नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो मेरा एस्टिमेशन ही है। मेरी बात समझ में आ गई? ये क्या कहलाएगा? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन। ओके, आपको पीपीआई का मतलब समझ में आया? आपको ऑर्डिनरी एक्टिविटी का मतलब समझ में आया? आपको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन समझ में आया कि उसकी अगले साल मुझे नेट वैल्यू 60 रुपए लग रही है। अच्छा चलो, अगले साल मुझे इसकी वैल्यू 120 लग रही है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो मैं अगली बात करता हूं। हुआ यूं, मैं अब तक जब स्टॉक की कॉस्ट निकालता था ना, उसमें मटेरियल और लेबर जोड़ता था। क्या जोड़ता था? मटेरियल। जैसे 100 रुपए का मटेरियल लगा, 40 रुपए की लेबर लगी। लेकिन अब मुझे समझ में आया गलत है ये। मुझे कॉस्ट निकालने के लिए मटेरियल, लेबर और खर्चे भी जोड़ने चाहिए। अब की बार से मैं जब स्टॉक की वैल्यू करूंगा तो कॉस्ट के अंदर मटेरियल, लेबर और खर्चे तीनों जोड़ूंगा। अब सोचो, क्या ये पीपीआई है? ये पीपीआई तो क्या होता? पुरानी गलती। पुरानी गलती तो ये है नहीं। क्या ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी में अलग से दिखाने वाली आइटम है? नहीं, कोई नेट रियलाइजेबल डाउन थोड़ी ना की है मैंने। क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन है? ना, एस्टिमेशन तो मैंने कुछ लगाया ही नहीं था। दैट्स कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या कहलाएगा? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मैंने आपको एक स्टॉक के अंदर ही सारी गेम खेलने की कोशिश की। मैं कहा आपको पता चलना चाहिए चेंज इन अकाउंटिंग पीपीआई, ऑर्डिनरी एक्टिविटी, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मैं इसको एग्जांपल बना दूं, इससे क्लैरिटी बनेगी आपके पास, है ना? आज जो एग्जांपल बनाता हूं। एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10। In 2024, when value of stock wrongly 10,000 overcast from one sheet. क्लियर? मुझसे गलती से एक ज्यादा लग गया। अब अगली बात, इन 2025 वैल्यू ऑफ स्टॉक ₹5,000, बट इट्स इंक्लूड्स ए आइटम whose cost ₹1,000 and net realizable value ₹800। क्या मैंने ये ठीक किया? 25 का स्टॉक की वैल्यू कर रहा था, एक सामान था जिसकी कॉस्ट 1000 रुपए थी और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 800 रुपए थी। मैंने वो 5000 में 800 रुपए जोड़ रखे हैं। गलत कर रखा है? नहीं कर रखा भाई, ये टोटल स्टॉक निकाल रखा है मैंने। इसी के अंदर एक सामान है जिसकी कॉस्ट 1000 रुपए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 800 रुपए है। मैंने उसकी वैल्यू कितनी की होगी? 800। इसके अंदर इंक्लूड कर रखी है। ये तो अलग से दिखानी थी, ऑर्डिनरी एक्टिविटी। अब इन 2026 ए स्टॉक whose cost ₹1,000 and net realizable value 800 in 2025 still available। इन 2026 एक स्टॉक जिसकी कॉस्ट 1000 रुपए थी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 800 रुपए थी, इन 2025 स्टिल अवेलेबल। वो अभी तक भी पड़ा हुआ है मेरे पास। स्टिल अवेलेबल फॉर सेल, ऐसे लिख दूं ना, अभी तक बिकने के लिए पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है। व्हेन वी वैल्यूड स्टॉक इन 2026, नेट रियलाइजेबल वैल्यू of that stock
₹1200। लो जी, 800 वाले की नेट रियलाइज वैल्यू 1200 दिखने लग गई। क्या हो गया ये? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन। अब सोच के देखो, क्या पुरानी गलती है कोई? तो पीपीआई तो ये है नहीं। अब चेक करो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कोई अचानक होने वाला नुकसान फायदा है ना। अब चेक करो ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब चेक करो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन, यस। एस्टिमेशन पहले नेट रियलाइज वैल्यू कितनी थी? 800, अब कितनी हो गई है? 1200। ये कौन अनुमान लगा रहा है? मालिक। अगला एक और लिख दो ऐसे। अप टू 2025 we valued stock at prime cost। प्राइम कोस्ट मतलब मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर जोड़ते थे हम। बट इन 2026 स्टॉक वैल्यूड एट प्राइम कोस्ट प्लस ओवरहेड। हमने प्राइम कोस्ट भी जोड़ ली और ओवरहेड भी जोड़ लिए, तो ये क्या बनेगा? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट वो पॉलिसी। पहले कैसे वैल्यू करता था, अब कैसे करता हूं। चले, गिव सॉल्यूशन ऑफ ईच पार्ट एज पर AS5। आप हर पार्ट का सॉल्यूशन बताएं एज पर AS5। ये A पार्ट है, ये B, ये C, ये D पार्ट है। इससे मुझे लगता है ज्यादा क्लैरिटी बढ़ेगी आपके पास, आपको चारों वर्ड का फर्क समझ में आएगा। मैं तो कह रहा था वो भी लिख दूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी लिख दूं क्या? 2026 में अचानक अर्थक्वेक आया और सारा स्टॉक खत्म हो गया। कैसी आइटम हो जाएगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और ये भी लिख ही देता हूं, आपको सारों के बारे में थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। फिर मैं अपनी बातों को लेकर चलूंगा। ई पार्ट, इन 2025 कैसे लिखूं? अर्थक्वेक आया। नहीं, इन 2025 earthquake occur and stock of ₹25,000 lost suddenly। वो तो आएगा ही सडनली। earthquake, कुछ भी बोलो बच्चों, मेरी बात समझो। मुझे अपनी बात आपको समझानी है। अब मुझे अपनी बात समझाने का, मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी। अब ये लिखने वाली बात आप पे डिपेंड करती है कि इसको कैसी समझ में आती है। इसलिए कोशिश किया करें कि आप बनवाएं। चलो, क्या लिखो? एन अर्थक्वेक occur which lead to a loss of ₹5,000। स्टॉक का लॉस बताना है। लॉस ऑफ स्टॉक ₹5,000। क्लियर? मैंने कोशिश की है कि मैं इस क्वेश्चन के जरिए एक बार सारी आइटम्स को ले आऊं कि मुझे कैसे कैसे दिखाना चाहिए सॉल्यूशन, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सॉल्यूशन में भी सारी बातें लिखवाऊं। पहला पार्ट, स्टॉक ओवरकास्ट हो गया है, तो आप लिखे पीपीआई मींस। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सब कुछ लिखवा पाऊं। पीपीआई का मीनिंग क्या बताते, जल्दी बोलो। इनकम एंड एक्सपेंसेस occur in current year। occur in current year। ओहो, चलो ना भाई साहब आगे। ड्यू टू पास्ट वन और मोर पीरियड, पास्ट वन और मोर पीरियड, due to past one or more period with error or omission।
पास्ट, मुझे वन और मोर पीरियड भी लिखवाना है बीच में, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकर इन करंट ईयर ड्यू टू एरर और ओमिशन, ड्यू टू एरर ओमिशन इन पास्ट वन और मोर पीरियड। बस बच्चों आपको ये वर्ड्स याद होने चाहिए जो बोल रहा हूं मैं। आप लैंग्वेज क्या लिख रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये वर्ड्स बीच में आने चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, करंट ईयर, एरर और ओमिशन, पास एक से ज्यादा पीरियड। आप लैंग्वेज क्या लिख रहे हैं फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता। पीपीआई हो गया। अब पीपीआई के डिस्क्लोजर क्या थे, डिस्क्लोजर बताओ कैसे डिस्क्लोजर लिखे थे। सेपरेट, disclosed or in such a manner the profit or impact on profit or loss can be retrieved. In such a manner impact on profit or loss retrieved। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको सब कुछ समझा सकूं। तो अब आप फर्स्ट केस में समझ में आ गई ना फर्स्ट केस की। अब फर्स्ट केस में आप ये देखो, आराम से एनालाइज करेंगे। 10,000 पे रोंगली ओवरकास्ट फ्रॉम वन शीट इन लास्ट ईयर लिखा था ना, ये नहीं लिखा इन लास्ट ईयर, इन लास्ट ईयर लिखो। आप मुझे बताओ इस साल इनकम या खर्चे बनेंगे या नहीं बनेंगे 10,000 रुपए। इस साल जब मैं स्टॉक को बढ़ाऊंगा, रोंगली 10,000 रुपए ओवरकास्ट, पिछली बार 10,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा रखा है, अगले साल मैं कम करूंगा ना करंट ईयर में। जब करंट ईयर में क्या करूंगा तो क्या होंगे मेरे प्रॉफिट, बढ़ेंगे करंट ईयर के। आप मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ लो पहले बाद में लिख लेना। लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए ज्यादा कर रखा था। इस साल पता चला मैं पुराने सालों कुछ नहीं कर रहा, मैं इस साल क्या करने वाला हूं, ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपए कम, इससे क्या होंगे प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, देखो मैं यहां तो 30,000 ही दिखाऊंगा। मैं इस साल की सेल लिखूंगा, इस साल के खर्चे लिखूंगा, इस साल का नेट प्रॉफिट निकालूंगा। कितना आ गया, 1,00,000 माइनस 50,000, 50,000। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर पीपीआई, प्रायर पीरियड आइटम 50,000। अब प्लस जब मैं यहां पे ओपनिंग स्टॉक को कम करूंगा तो मेरे प्रॉफिट बढ़ेंगे ना, प्लस प्रॉफिट वो ओपनिंग स्टॉक ओवरकास्ट 10,000, अब आए प्रॉफिट 60,000। नहीं समझ में मेरी बात, बोलो दोबारा बताऊं क्या जो मैं कह रहा हूं, दोबारा बताऊं। ये देखो मुझ बच्चों पूछ ले करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है यार, आप पूछोगे तो बताऊंगा ना। आप ये देखो, मान लो मेरा लिए लास्ट ईयर है, ये है 2024। यहां मेरा ओपनिंग स्टॉक 100 रुपए था, सेल 500 रुपए की थी, क्लोजिंग स्टॉक 70 रुपए का था, परचेज 300 रुपए की थी, मेरा नेट प्रॉफिट आया हुआ था। कितना आ गया, 570 माइनस 400, 570 माइनस 400 170। अब ये 2024 हो गया। अब मेरा शुरू हो गया 2025, अगला साल। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मेरा अगला साल शुरू हो गया 2025। मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखना है, मैंने देखा ये 70 रुपए ना, गलत हो गया, ये तो 60 होना था। अब ये लास्ट ईयर की गलती है या नहीं है, ये तो लास्ट ईयर की गलती है, कोई बात नहीं, मैं अभी 70 ही लिख रहा हूं, गलत ही लिख रहा हूं। मुझे पता है ये लास्ट, अगर मैं इस साल इसको 60 लिखूंगा तो मेरे प्रॉफिट बढ़ेंगे घटेंगे। अगर मैं यहां पर 60 लिखूंगा तो मेरे प्रॉफिट बढ़ेंगे घटेंगे, बढ़ेंगे। आप इस साइड अगर 60 लिखोगे तो आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो मैं अभी नहीं लिख रहा, अभी 70 ही लिख रहा हूं। मैंने यहां लिखा इस साल की परचेज 300, इस साल की सेल 800, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक 10। मैंने निकाल दिया इस साल का प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर
प्रायर पीरियड आइटम्स, कितना प्रॉफिट आ गया? 890 माइनस 370 कितना आ गया? 500। यार ये आप बताओ, मैं इसमें तो कैलकुलेशन तो कर ही नहीं रहा। 440। अब मैं ऐसे लिखूंगा, इसको अलग से दिखाना है मुझे। इसके प्रॉफिट अगर मैं ऐसे P&L अकाउंट बना तो यहां लिख दूंगा बाय प्रॉफिट बिफोर प्रायर पीरियड आइटम्स 440 टू ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। नहीं, प्रॉफिट बढ़ने हैं ना, तो इस साइड लिखूंगा बाय ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कितने के? 10 के। और मेरे नेट प्रॉफिट हो गए 450 के। साथ साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा अलग अलग? अब मैंने इसको ऐसे लिख के दिखा दे, कोई दिक्कत है क्या इसमें? बस मुझे दिखाना है कि अलग से प्रॉफिट नजर आए। ये जरूरी नहीं है कि मुझे जैसे बता रखा है वैसे ही दिखाना है, मैं ऐसे भी कर सकता था। प्रॉफिट, हाँ ट्रेडिंग में भी नहीं, नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट दिखा रहा है, ट्रेडिंग में नहीं, नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट दिखाना है। मैं और दिखाता हूं, देखो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, मैं इसे ऐसे लिख सकता था कि प्रॉफिट बिफोर प्रायर पीरियड आइटम्स 440, प्रायर पीरियड आइटम्स ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 10, तो मेरे नेट प्रॉफिट 450। ये जैसे मर्जी दिखाओ, प्रॉफिट पे इंपैक्ट दिखना चाहिए। कोई रूल नहीं बना रखा कि कैसे दिखाना है। मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं यही बात आपसे बताना चाहता। अब ये बताओ, ये करंट ईयर के अंदर प्रॉफिट पे फर्क डाल रहे कि नहीं डाल रहे? बिल्कुल। ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर में ओवर वैल्यूड है और ये करंट ईयर में दिखा रहे हैं। एक सेकेंड यार, वैसे मुझे इतना बड़ा क्वेश्चन बनाना नहीं था। मैं ये इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए बनाया ताकि मैं आपको इसके बारे में अब डिटेल समझा पाऊं, आप बिल्कुल एकदम एक एक चीज समझ जाए। अब आपको ये पीपीआई तो अच्छे से समझ में आ गया ना? चलो आ जाओ, पीपीआई के बारे में लिखते हैं। जिसी जैसे भी हमने केस बनाया ना, अब इस केस को लिखते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ इस केस में। जल्दी बताओ, हमने इस केस में क्या क्या कर दिया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकर इन करंट ईयर। बताओ इस साल में इनकम एक्सपेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे? यस हो रहे हैं। आप देखो 10,000 रुपए का प्रॉफिट बढ़ रहा है इस साल। बताओ ये पिछले साल की गलती है या नहीं है? एरर है पिछले साल की। एक साल की है, ज्यादा सालों की है, एक ही साल की है। हाँ, ये मेरे पास पीपीआई है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं इस बात को लिखवाऊं या आप वैसे ही समझ जाएंगे इस बात को? मैं मोटा मोटा लिखवा देता हूं। 10,000 रुपीज लिख लो आप मेरे साथ साथ। इन दिस केस मेरा ये क्वेश्चन कराने का कोई मोटिव नहीं था। मुझे ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं आपको कि आपको इसके बाद कभी दिक्कत ना आए। इन दिस केस 10,000 इज इनकम ऑफ करंट ईयर। हां या ना? किस वजह से है? ड्यू टू मिस्टेक इन लास्ट ईयर। मिस्टेक इन लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर में मिस्टेक थी। किस वजह से थी? कितने सालों की मिस्टेक है? एक ही साल की। ड्यू टू मिस्टेक इन लास्ट ईयर, सो दैट इज पीपीआई। अब तो समझ में आ गई होगी बच्चों, ओके ना? अब मैं सेकंड केस को भी ऐसे ही, अब इसको कैसे करोगे? सेपरेट डिस्क्लोज करेंगे। मैंने आपको दिखाया भी कैसे डिस्क्लोज करेंगे। प्रॉफिट पे इसका इंपैक्ट साफ नजर आना चाहिए। चलो ना बच्चों, आगे आ जाओ, आगे करते हैं। आगे बी, इन 2025 वैल्यू ऑफ स्टॉक 5,000 बट इट इंक्लूड एन आइटम वूज कॉस्ट 1,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 800 रुपए। बताओ बच्चों क्या है ये? स्टॉक है 5,000 रुपए का। मेरा क्वेश्चन देखो मैंने क्या बनाया। आप मेरे भावनाओं को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने क्वेश्चन ये बनाया है, मैंने जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की 5,000 रुपए लिख दी, लेकिन इसके अंदर एक सामान ऐसा है जिसकी कॉस्ट 1,000 रुपए थी और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 800 थी। मैंने जोड़ा तो 800 ही हुआ इसके अंदर, पर मैंने इसको इकट्ठा दिखा दिया है। क्या गलती कर दी है मैंने? That is ordinary activity, but if ये स्पेशल आइटम है, अगर आप स्टॉक की वैल्यू को घटाते हैं,
इसके हमें सेपरेट डिस्क्लोजर देने होंगे। ऐसे बता रखे कि ऐसे देने होंगे कि प्रॉफिट पर नजर आए, ऐसा नहीं लिखा हुआ वहां पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ सेपरेट डिस्क्लोजर। भाई ये थोड़ा लिखा, आप देखो पढ़ के, क्या मैंने ऐसा लिखवाया ऑर्डिनरी एक्टिविटी में? ये देखो ऑर्डिनरी एक्टिविटी में मैंने क्या लिखवाया, सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। मैंने ऐसे कहा प्रॉफिट पे इंपैक्ट दिखाओ, ना ना ना, पता क्या करना है, सिर्फ ऐसे करना है, क्लोजिंग स्टॉक 5000 नहीं लिखना, अलग से डिस्क्लोजर करना है। एक तो नॉर्मल है मेरे पास, वो कितने का है, 4000, ओ 4200 का, टोटल 5200 था ना, कॉस्ट 4200, एक नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाला है 800, टोटल है 5000 रुपए का स्टॉक। ऐसे डिस्क्लोज करना है, मेरे को प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं दिखाने आपको। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अब इसी बात को लिखते हैं, बी पार्ट। दिस इज स्पेशल ऑर्डिनरी आइटम इफ स्टॉक रिटर्न डाउन up to net realizable value, if stock written down up to net realizable value, then तो if stock were written down up to net realizable value, then क्या लिखूं, separate disclosure is required अमाउंट मैटर करती है, किसकी अमाउंट क्या है? वैसे तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी में अलग तो ही करते हैं अगर अमाउंट हो कुछ, लेकिन इसके लिए स्पेशल आइटम है ये तो। अमाउंट डज नॉट मैटर, अमाउंट डज नॉट मैटर। करके दिखाऊंगा कैसे डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसमें क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 5000, उसमें लिखेंगे नॉर्मल 4200 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाला 800। ना ना कुछ नहीं, बस सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, दिखाने नहीं है तो मैं दिखा रहा हूं आपको वैसे, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ जाए और आप भूल लेना। अब आप भूलेंगे नहीं कि मुझे खाली डिस्क्लोजर करने हैं, वैसे शायद भूल जाते हैं आप। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब अगला सी, इन 2026 ए स्टॉक वूज कॉस्ट ₹1000 एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू 800। इन 2025 एक स्टॉक जिसकी कॉस्ट 1000 थी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 800 थी, 2025 में वैल्यू की थी, अभी तक पड़ा है। व्हेन वी वैल्यू द स्टॉक इन 2026, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 1200 हो गई। ये क्या कहलाएगा? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन। अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन हो गए तो हम इसके डिस्क्लोजर कैसे देंगे? मुझे ये बात मैंने वैसे भी आपको बताई नहीं है, मैं बता देता हूं। अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन हो जाए तो अगर इसका मटेरियल इफेक्ट पड़ता है और आपको अमाउंट पता है, सेपरेट डिस्क्लोजर करेंगे, सेपरेट डिस्क्लोजर करेंगे सिर्फ। और अगर आपको इसके अमाउंट का आइडिया नहीं हो पा रहा तो आप लोग सिर्फ इसके फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? मैं बताता हूं कैसे। जैसे लास्ट ईयर तो मेरे स्टॉक की कॉस्ट कितनी थी? 800, अब कितनी हो गई है? 1200। मैं अमाउंट क्वांटिफाई कर रहा हूं कि मैं वैल्यू कितनी करूंगा अब, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, और वो कितनी हो जाएगी? 1000 रुपए। 200 बढ़ाऊंगा ना मैं? नहीं समझ में आई बात? मैं करके दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं सी पार्ट में भी लिखना मत, मैं बताता हूं पहले। जब मैंने लास्ट ईयर में वैल्यू की, एक क्लोजिंग स्टॉक था जिसकी 1000 रुपए कॉस्ट थी, 800 रुपए नेट रियलाइजेबल वैल्यू थी, मैंने इसको ऐसे सेपरेट डिस्क्लोज कर दिया। जब अगला साल आया, ये स्टॉक मेरे पास अभी तक पड़ा है, मैं इसकी दोबारा फिर वैल्यू करने लगा, मुझे पता चला इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गई है 1200 और कॉस्ट कितनी हो गई है? 1000। अब तो ये पूरा कॉस्ट पर हो गया ना, हां या ना? अब ये पूरा कॉस्ट पर हो गया 1000। बताओ, मैं देख पा रहा हूं ना कि 200 रुपए का प्रॉफिट पर फर्क पड़ा है। जो चीज पहले 800 की लिखी हुई थी वो कितने की लिख दी है मैंने? 1000 की। कितने रुपए का फर्क पड़ा है प्रॉफिट पर? 200 रुपए का।
अब मैं अमाउंट क्वांटिफाई कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा कि 200 रुपए का फर्क पड़ा है। अगर मैं ये चीज मटेरियल है, मेरा बिजनेस छोटा सा है, 200 रुपए से फर्क पड़ता है, तो मुझे इसके सेपरेट डिस्क्लोजर करने होंगे। मुझे यहां पर दिखाना होगा कि मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 800 थी, जो इंक्रीज हो गई है 200 रुपए से, और क्लोजिंग स्टॉक 1000 रुपए का हो गया है। मुझे ये नहीं कहा प्रॉफिट पर इंपैक्ट दिखाने हैं, मुझे ये कहा सेपरेट डिस्क्लोजर करने हैं। और अगर मुझे लगता है ये छोटी सी बात है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे 1000 यहां लिखना है और नीचे नोट्स में लिख देना है कि अकाउंटिंग एस्टिमेशन चेंज हुए थे, 200 रुपए बढ़ा दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे साथ बोलेंगे अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन है, उसका मटेरियल इफेक्ट पड़ता है, तो सेपरेट डिस्क्लोजर करेंगे। आपको समझ में आ गया ना सेपरेट डिस्क्लोजर? अभी तक प्रॉफिट पर इंपैक्ट सिर्फ पीपीआई के नजर आए हैं, इसके अलावा ऑर्डिनरी का सेपरेट डिस्क्लोजर, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन का सेपरेट डिस्क्लोजर अगर मटेरियल है तो। और अगर मटेरियल है पर अमाउंट क्वांटिफाई नहीं हो पा रही, फिर तो फैक्ट्री डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, और इमटेरियल है तो फैक्ट्री डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? याद हो गया पक्का? तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन समझ में आया? तो लिखना शुरू करें। सी, देयर इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन। यहां पर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन है, लास्ट ईयर एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू 800, करंट ईयर एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दीज 1000। वैसे 1200 लिए मैंने, चलो 1200 ले लेता हूं, 1200, तो मेरा एस्टिमेशन चेंज हो गए। डिस्क्लोजर क्या होंगे? इफ अमाउंट इज मटेरियल एंड कैन बी असर्टेन, अमाउंट मटेरियल और निकाल सकते हैं तो सेपरेट डिस्क्लोजर। और अगर अमाउंट इमटेरियल है या फिर अमाउंट असर्टेन ही नहीं है तो फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। इफ अमाउंट इज इमटेरियल और कांट बी असर्टेन, चाहे मटेरियल भी है जो मुझे पता ही नहीं अमाउंट का, तो फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आगे चलूं? चलो, अब मैंने 2-3 पार्ट कर लिए। पहले पार्ट से समझ में आ गया आपको पीपीआई, दूसरे पार्ट से समझ में आ गया ऑर्डिनरी आइटम, तीसरे पार्ट से समझ में आ गया आपको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन में क्या करने हैं? सेपरेट डिस्क्लोजर करने, अगर मटेरियल हो तो और अमाउंट पता हो तो। अगर अमाउंट नहीं पता या मटेरियल नहीं है तो फैक्ट डिस्क्लोज करने होंगे। ऑर्डिनरी एक्टिविटी में सेपरेट डिस्क्लोजर करने होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब वैसे तो वहां पे भी नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन वो कुछ जो 7-8 चीजें थी। अच्छा, पीपीआई में सेपरेट डिस्क्लोजर करने होंगे और इस तरह से करने होंगे कि प्रॉफिट पे इंपैक्ट नजर आए। सिर्फ ऐसा पीपीआई में ही है। अब मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में भी यही है, इस तरह से शो करने होंगे कि प्रॉफिट पर इंपैक्ट नजर आए। पीपीआई में भी यही है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगला वाला करते हैं। ये रहा। इन 2025 वी वैल्यूड द स्टॉक एट प्राइम कॉस्ट। इन 2026 वी स्टॉक वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड। अब सोच के देखो, पुरानी गलती है, गलती तो है, पीपीआई तो है नहीं, ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ऑडिटर स्पेशल डिस्क्लोजर में तो कुछ नहीं है इसका। चलो जी आगे चलो। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन है भाई, पिछली बार एस्टिमेशन कुछ और था, इस बार कुछ और हो गया ना।
क्या है ये? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। पहले मेरी पॉलिसी थी प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू करना, अब कह रहा हूं प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट ओवरहेड। अब आपको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन के डिस्क्लोजर मैंने बहुत बार बताए, बताओ क्या बता रखे? क्या? नहीं, ये तो वो था चेंज कब कर सकते हैं। डिस्क्लोजर क्या बताए थे? अगर मटेरियल इफेक्ट है तो करंट ईयर में डिस्क्लोज करो, और अगर मटेरियल इफेक्ट नहीं है या फिर इसके इफेक्ट फ्यूचर पीरियड में पड़ते हैं तो करंट ईयर में इसके फैक्ट डिस्क्लोज करो। याद आ रहा है? मैंने ये क्वेश्चन बनाया इसलिए ताकि आपको सब बातें याद आ जाए। ठीक है, आ जाओ इसके बारे में लिखते हैं। डी, लास्ट ईयर वैल्यू ऑफ स्टॉक एट प्राइम कॉस्ट, करंट ईयर वैल्यू ऑफ स्टॉक प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड। ओके, अब दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जल्दी बोलो डिस्क्लोजर। इसमें एस में लगभग मैंने इसमें एस कवर कर लिया अपना। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जल्दी बोलो। मटेरियल इफेक्ट, तो क्या करना होगा? अमाउंट सर्टेन, असर्टेन अमाउंट निकाल पा रहा हूं तो अमाउंट डिस्क्लोज्ड। अगर इमैटेरियल इफेक्ट है, इमैटेरियल इफेक्ट है और इफेक्ट इन फ्यूचर पीरियड है। फ्यूचर पीरियड के अंदर मैंने क्या लिखवाया आपको? मैंने ये लिखा है क्या यहां पर कि जी मटेरियल है कि इमैटेरियल है, कैसा भी है, तो करंट ईयर में फैक्ट डिस्क्लोज करो। डिस्क्लोज इन करंट ईयर, डिस्क्लोज्ड फैक्ट्स इन करंट ईयर। करंट ईयर में फैक्ट्स डिस्क्लोज करें। अब मैंने लिख दिया इमैटेरियल इफेक्ट ओ, या फिर आप, मैं समझ गया आप कहना चाहते हो कि मटेरियल इफेक्ट तो है बट अमाउंट अनसर्टेन है, तो करंट ईयर में फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे। यहीं पर आएगी वो लाइन भी। इनका कहना यह कि इसको भी यहीं पे लिख दिया जाए। यही कह रहे हो ना बच्चे? यहां पे कहना चाहते हैं मटेरियल इफेक्ट बट अमाउंट नॉट सर्टेन। मटेरियल इफेक्ट ओके, मतलब बात क्लियर हो गई ना सबको? असली बात क्लियर होनी चाहिए बस, बाकी तो बात ठीक है। डी पार्ट समझ में आगे बच्चों? अब आपको इन चारों के जरिए, इस एग्जांपल के जरिए चारों वर्ड में फर्क समझ में आ गया होगा। पांचवा देखते हैं अब। अर्थक्वेक आ गया है। ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी से बिल्कुल अलग है। ये नोट अकर फ्रिक्वेंटली है, बार बार नहीं होने वाली है। इसको अलग से डिस्क्लोजर करेंगे और इस तरह से करेंगे कि प्रॉफिट पर इसके इंपैक्ट नजर आए, जैसे पीपीआई को किया था। क्लियर? आ जाओ लिखते हैं इसको। ई पार्ट, आइटम विच डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी एंड नॉट अकर फ्रिक्वेंटली, और ये बार बार नहीं होती, इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ठीक है बच्चों?
अब डिस्क्लोजर क्या करने पड़ेंगे इसके? सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड एंड इन सच ए वे द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट कैन बी रिट्रीव्ड. Separate disclosure is required in such a way impact on profit can be retrieved. इसको ऐसे लिखते हैं, रिट्रीव का एक नाम है इसका, PERCEIVED, रिट्रीव्ड. मैंने आपको यहां तक की बातें लिखवा दी. मैं अब एक काम करता हूं, मैं इसकी थ्योरी लिखवाता हूं. मैं आपको चारों पांचों चीजों को पता है. अब मैं जानबूझ के आपके सामने केस रखूंगा, आप मुझे देख के सोच के बताएंगे कि सर ये क्या चीज है और हमें क्या डिस्क्लोजर देने हैं. लेकिन ये करने से पहले मुझे आपको एक बार ये सारा लिखवाना होगा. मैंने आपको क्या क्या लिखवाया हुआ है मुझे ये बता दो. थ्योरी में क्या क्या लिखवाया है? पीपीआई के डिस्क्लोजर्स लिखवाए हैं. अब आ जाओ, लिखना शुरू करते हैं. पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. अब मैं अपने आप केस उठाऊंगा और आपसे पूछूंगा, आप फिर मुझे बताएंगे कि हमें क्या फील हो रहा है. ये लिखे, थ्योरी में लिखे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. आइटम्स यार चलना. आइटम्स विच डिस्टिंग्स फ्रॉम ordinary activities of the enterprise and not occur frequently or regularly. ये बार बार नहीं होती. डिस्क्लोजर, सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड अलग से डिस्क्लोजर देने होंगे. इन सच ए वे इंपैक्ट ऑन करंट प्रॉफिट कैन बी रिसीव्ड. ये बच्चा क्या कर रहा है? बार बार फोन कर रहा है. कोई परेशानी है क्या उसको? क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखवा दिया. अब क्या लिखवाऊं मैं आपको? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन. अब मैं आपको लिखवाने वाला हूं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन, फिर आगे बात करेंगे. चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन. अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन. पहले लिखेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेशन. अकाउंटिंग एस्टिमेशन. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो मैनेजमेंट को बड़े सारे अकाउंट के एस्टिमेट लगाने पड़ते हैं और ये उसके अपने विवेक पर निर्भर करते हैं. विवेक समझते हो ना आप? अपने नॉलेज पर, अपने एक्सपीरियंस पर निर्भर करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं और ये चेंज हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. लिखे, इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स कैन नॉट बी
measured in preparation of financial item cannot be measured but can be estimated based on management information. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो आइटम को मेजर तो नहीं कर पाते, पर मैनेजमेंट के बेस पर, मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन के बेस पर एस्टिमेट करते हैं. लाइक बैड डेट्स प्रोविजन बनाना, इन्वेंट्री ऑब्सलेंस, मतलब कौन सी इन्वेंट्री ऐसी है जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है तो मैनेजमेंट बताएगा, जो बिकेगी नहीं अब. यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन. जो हमने पहले एस्टिमेशन लगाए थे जब वो बदलते हैं तो उन्हें चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन कहते हैं. एस्टिमेशन में हैव टू बी रिवाइज्ड. एस्टिमेशन रिवाइज हो सकते हैं इफ चेंज इन सर्कमस्टांसेस on which estimate was based or as a result of new information or more experience. डिस्क्लोजर क्या देने होंगे? डिस्क्लोजर क्या डिस्क्लोजर थे? अगर चेंज मटेरियल है और अमाउंट पता है फिर तो डिस्क्लोज, सेपरेट डिस्क्लोजर. अदरवाइज फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड. इफ चेंज is material, effect and amount can be quantified, that separate disclosure, then separate disclosure. And amount can be quantified का मतलब वही certain, then fact, then separate disclosure. If amount not quantify, fact should be disclosed, then fact should be disclosed. तब आपको फैक्ट बताने होंगे. ठीक है. अब मैं क्या लिखवाऊं आपको? चेंज, मेरे को इसकी एक नोट लिखवाना, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो मैं लिखवाऊंगा समझाने के बाद. चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, आ जाओ. चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये तो मुझे आपको आता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आपको आता है ये. चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी किसे कहते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी किसे कहते हैं?
specific accounting principle and method of applying such principle which is used by entity for preparation of financial statement. लिखे specific accounting principles and method of applying such principles adopted by an enterprise in preparation or presentation of financial statement is called accounting policy. अब मैं इसके बारे में वो नहीं करता सेपरेट डिस्क्लोजर करना है क्या करना है, वो तो आपको पता ही है अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, मतलब वहां पे पूरा चैप्टर पढ़ा है इसका हमने। अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज कर सकते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी changed if statutory requirement, अगर कोई लॉ कहना शुरू कर दे, रिक्वायरमेंट ऑफ एएस और बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जल्दी बोलो, क्या सिखाई थी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट? मटेरियल इफेक्ट ऑन करंट ईयर। करंट ईयर में इसका मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है। If amount certain, तो क्या करेंगे हम लोग? डिस्क्लोज्ड अमाउंट। If amount not certain, तो फैक्ट डिस्क्लोज्ड। फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। आगे देखते हैं। फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। इमैटेरियल इफेक्ट ऑन करंट ईयर और इफेक्ट इन फ्यूचर ईयर क्या करेंगे? फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन करंट ईयर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब मेरे पास पहले मुद्दा इसमें के नीचे मैंने एक नोट लिखवाना है, बहुत अच्छा नोट है वो। ये 2 नोट रह गए हैं मेरे, इसके अलावा तो एएस में कुछ नहीं रह गया। अब तो मुझे चेक करना है क्या आपको मेरी बातें सारी समझ में आ गई हैं। अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी तो हम बड़ी इजीली कर लेंगे। ठीक है, आज मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज करके आना। ओके बच्चों, बाय बाय। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।